Good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Kirti. It's time to go now. Shall we start? Yes, we can start. Good afternoon, everyone. Welcome to another session of Facebook Live from Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center. Today, we are going to discuss about a very important and a very sensitive issue, मोटापा. Yes, मोटापा, obesity. आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में. ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसे अभी तक हमने इसको एज अ डिजीज एक्सेप्ट नहीं करा है, या अभी हम बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं इसको डिजीज एक्सेप्ट करने की. बेसिकली मोटापा है हमारी बॉडी में एक्सेस फैट का होना, एंड ये जो बीमारी है ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं रखती है. बेसिकली मोटापा जो है ये बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की जड़ है. ये भी कहा जा सकता है कि मोटापा जो ओबेसिटी है, इट्स द मदर ऑफ मेनी डिजीजेस. टू लिस्ट अ फ्यू: हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, cancers, and a lot others. The simple explanation of obesity lies in कि अब हमारा खान पान बदल चुका है, जो हमारी इनटेक है वो ज्यादा हो चुकी है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम से. मोटापा एक ऐसी चीज है ये जो यूजुअली मिस किया जाता है एक बीमारी की तरह डायग्नोज होने से, और सिर्फ पेशेंट्स नहीं, हम डॉक्टर्स भी मिस कर जाते हैं ये मानने में कि हम मोटे हैं, हम इस बीमारी से ग्रसित हैं. सो आज इसके बारे में जानने के लिए वी हैव डॉक्टर मक्कर विद अस, who is the director of Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center and a very renowned bariatric physician of Delhi. Welcome, sir. Thank you, Dr. Kirti. सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आज का ये होगा कि आज आपको ये टॉपिक पिक करने का आइडिया कहाँ से आया? आपने क्यों इस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करा? Thank you. Good afternoon, everyone. Once again, I would like to welcome you all to this Facebook Live that we are doing regularly. और आई थिंक जो सवाल तुमने पूछा डॉक्टर कीर्ति, उसका जवाब तुमने ऑलरेडी दे दिया अपने इंट्रोडक्टरी उसमें रिमार्क्स में. मैंने इसीलिए ये टॉपिक को चूज किया क्योंकि ओबेसिटी या मोटापा लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज अ डिजीज प्रॉब्लम, और क्योंकि उसको डिजीज की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको डिजीज की तरह आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. उसका रिजल्ट क्या होता है? उसकी जितनी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर आप प्रीडिस्पोज्ड हो. जिस भी इंसान का वजन ज़्यादा है या जिसको मोटापा है, उसको आगे आने वाली प्रॉब्लम बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है. दूसरा, खाली ये नहीं है कि उसको एक बीमारी है. मोटापे को लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस इंसान की गलती की वजह से. ये सोचा जाता है कि ये खाता ज़्यादा है, ये मोटा इसलिए है क्योंकि ये हिलता नहीं है अपनी जगह से, सारा दिन बिस्तर पे बैठा रहता है, सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहता है, सारा टाइम खाता रहता है. तो इसमें मतलब हम इसको डिजीज की तरह नहीं देखते, हम इसको देखते हैं कि ये इस पेशेंट ने गलत किया हुआ कुछ, इस वजह से मोटा है. एक्चुअली ऐसा नहीं है. मोटापा एक बीमारी है. बहुत सारी मेडिकल एसोसिएशन ने या ओबेसिटी एसोसिएशंस वर्ल्ड वाइड या जो कहना चाहिए डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी एसोसिएशंस है, इंक्लूडिंग कंट्रीज की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उन्होंने अब ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मोटापा एक बीमारी है. इसका स्पेशल डिजीज कोड भी है, जिन कंट्रीज में डिजीज कोड होते हैं, और इसको बीमारी की तरह इसका इलाज होना चाहिए, ना कि इस तरीके इसको हम आइडेंटिफाई करें कि ये पेशेंट की गलती से, तो उसकी गलती सुधारेंगे तभी वो ठीक हो. मोटापे की वजह में बहुत सारे फैक्टर्स हैं. खाली उसमें इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फूड और डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसमें
जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इस चीज का बहुत बड़ा रोल है कि जब आप पैदा हुए उससे पहले आपकी मदर का क्या सिचुएशन, सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हेन यू आर यू नो इन द फॉर्मेशन फेज, अगर मदर का वेट ज्यादा है, अदर मदर को डायबिटीज ज्यादा है, तो बच्चे को मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें बच्चे की क्या गलती है, इंसान की क्या गलती है उस टाइम। सो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनको हमें समझना है कि ये खाली एक्स्ट्रा खाने या खाली खराब हैबिट्स होने की वजह से नहीं है, एक बीमारी है जिसमें जीन्स, प्री बर्थ, आपकी जो फीटल स्टेज होती है उसमें आपको कैसे एनवायरनमेंट में एक्सपोजर मिला, अर्ली चाइल्डहुड में कैसा एक्सपोजर था आपका, अर्ली चाइल्डहुड में आपका ग्रोथ कैसी थी। बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि बाद में आपका वजन कैसा रहेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इसमें पेशेंट के साथ जो स्टिग्मा जुड़ जाता है ओबेसिटी के साथ, वो हमें हटाना जरूरी है। ये बीमारी है, ना कि पेशेंट की गलती है, ये हमें समझना चाहिए। और इस बीमारी को ट्रीट करना इसलिए जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से एडल्ट लाइफ की मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक इलनेसेस आर कनेक्टेड। चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो स्लीप एपनिया हो, चाहे वो कैंसर हो, सब बीमारियों का रिस्क मोटापे से बढ़ता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, सो दैट जिस इंसान का वजन ज्यादा है उसको इस बीमारी का इलाज मिलना चाहिए, और उससे उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी, उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कम होगा, उसकी आने वाली बीमारियों से भी बचाव। तो ये वजह थी इस टॉपिक को हमें आज रखने के सर, तो जो हमारे मन में या जो हमारे दिमाग में एक थॉट है कि हम ज्यादा खाने लग गए हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, वो आज आपने क्लियर कर दिया कि इसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे हम मोटापे से ग्रसित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सर, हाउ इजी और टफ इट इज टू आइडेंटिफाई ओबेसिटी? So it is very easy and very difficult. It is very easy to identify obesity अगर हम अपनी आंखें खोल के इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में इंटरेस्टेड हैं। और अगर हम इसको डायग्नोस नहीं करना चाहते तो हम रूटीनली क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं, ना उसका वेट चेक करते हैं, ना उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं, ना इस चीज के लिए उससे डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज होने की जरूरत है। बट सर, आप सोचते नहीं है किसी को ये कहना कि तू मोटा है या तेरा वजन ज्यादा है, इटसेल्फ में यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ करेज टू से दिस थिंग। सो पेशेंट शुड ये एक्सेप्ट इट। ये जो हमारा डिफेंसिव एटीट्यूड है डॉक्टर्स का कि हम इसको कहेंगे तो पेशेंट को बुरा लगेगा, आई थिंक हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इसके बारे में बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज, पेशेंट को ये कहना कि तू मोटा है और इस तरीके से कहना कि तू मोटा है इसलिए क्योंकि तेरी गलती है, जो कि मैंने क्लैरिफाई किया, तो वो डेफिनेटली एक गलत तरीका है। हाँ, अगर पेशेंट आया वो मेरे पास डायबिटीज के लिए है और मैं सारा उसका स्कैन कर रहा हूँ, और जब उसका चेकअप हुआ है तो उसका वेट भी चेक किया गया है, उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी चेक किया गया है, तो वहीं उसको इम्पोर्टेंट समझ आनी शुरू हो जाती है कि मेरे सारे पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं डायबिटीज से रिलेशन है। और जब मैं पेशेंट से डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम खाली डायबिटीज नहीं है, आपका वेट भी ज्यादा है, आपका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो भी ज्यादा है, जिसका मतलब है आपकी सेंट्रल पार्ट में फैट ज्यादा है, जो अलग से एक रिस्क फैक्टर है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स को रिस्क बढ़ाने के लिए, तो वो उसको समझता है। उसके लिए एक ये आइडेंटिफिकेशन है कि मेरी खाली प्रॉब्लम डायबिटीज नहीं है, मेरे वेट से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम है, और मेरे वेट की वजह से और कई प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती है। सो अब वो उसको स्टिग्मा नहीं देख रहा है, अब वो उसको एक प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम की तरह देख रहा है। मैं उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करता हूँ अपने पेशेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको ये कहता हूँ, यार तू क्या सारा टाइम खाता रहता है, क्या करता है, एक्सरसाइज कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है सारा टाइम। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो पेशेंट क्या सोचेगा? पेशेंट को ऑलरेडी बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर ओवरवेट है, चाहे वो हमसे डिस्कस करे या नहीं करे। बिकॉज ऑफ द वेट कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं है,
या मेरे को लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, या मैं कपड़े पहनता हूँ वो भी अजीब लगते हैं मेरे, मैं पतले स्लिम फिट में जा ही नहीं सकता हूँ, या मतलब मैं सूट पहनूंगा या टाई पहनूंगा कैसा लगेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। हम उसको और हर्टिंग तरीके से एड्रेस करें तो उसका कोई फायदा नहीं है, और करने का कोई मतलब भी नहीं है एक्चुअली। जस्ट फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड आज की तारीख में हम ये वर्ड यूज करना बंद कर चुके हैं कि ये मोटा आदमी है या ये ओबीस पेशेंट है हमारा। आज की डेट में पूरी दुनिया में पर्सन फर्स्ट डेफिनेशन यूज होती है फॉर डायबिटीज एंड ओबेसिटी। You have to call them individuals with obesity or individuals with diabetes or persons with diabetes or persons with obesity. So they are individuals, normal individuals who have a illness. ठीक है, तो इसको एक इलनेस की तरह आइडेंटिफाई करें और उसी तरीके से डिस्कस करें। अगर आप पेशेंट को ये बताएं कि देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और इसको ट्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि इससे तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, पेशेंट माइंड तो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप उसको बताएं कि देखो तुम्हारा एक ये प्रॉब्लम भी है कि वजन ज़्यादा है, इसकी वजह से हो सकता है तुम्हारे लिवर में भी फैट हो, उसका हमें अल्ट्रासाउंड देखना पड़ेगा। तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी शायद इससे कनेक्टेड है, अगर वेट लूज कर जाएंगे हम तो एक दवाई आपकी कम हो सकती है। अगर हम यहाँ से वेट रिडक्शन 10% करें तो आपकी डायबिटीज का लेवल यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। अगर ये सब चीजें हम उससे डिस्कस कर रहे हैं तो ही अंडरस्टैंड दिस इज पार्ट ऑफ डिजीज, दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड, and it has to be properly communicated without making it a taboo for the person who is suffering from obesity. वेरी करेक्टली सेड, क्योंकि पेशेंट आज भी हमारे पास सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए ओबेसिटी को एड्रेस करता है। अदरवाइज कभी वो ये नहीं कहता कि you have to take care of my weight also. Yes, so this is very important, this is very important. And so to open up regarding obesity is very tough. So दूसरा पार्ट जो इस डिस्कशन में मैंने आई थिंक कहीं छूट गया बीच में कि हम आइडेंटिफाई कितना इजीली कर सकते हैं, तो ये एक सिंपल चीज होती है जिसको हम कहते हैं आई बॉल टेस्ट। अगर आप किसी इंसान को देखते हो तो देखते ही आपको इतना आइडिया हो जाता है लार्जली कि इसका वेट ज्यादा है या नॉर्मल है या कम है। एक बेसिक आइडिया आपको वहीं से मिल जाता है। तो आइडेंटिफाइंग ओबेसिटी इज नॉट डिफिकल्ट, ओनली थिंग इज आप यू शुड बी लुकिंग फॉर इट। सेकेंड थिंग इज एज ए रूटीन, हमें अगर एक हम रूटीन अपने मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स में सेट कर दें कि पेशेंट आया है तो जैसे उसका ब्लड प्रेशर चेक होता है, जैसे उसका टेम्परेचर चेक होता है, अगर रूटीन में वेट, हाइट और वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर होने शुरू हो जाएं तो आई थिंक बहुत आसान है ये डिसाइड करना कि ये पेशेंट ओवरवेट या ओबीस है कि नहीं। नाउ एक इशू ये भी आता है कि सब लोग अपना वेट वहां नहीं करना चाहते, तो वेट मेजरमेंट जो है एक थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है जो ओपन वेटिंग एरिया में या कहीं नहीं करना चाहिए हमें, एक आइसोलेटेड एरिया में करना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग वेट के बारे में कॉन्शियस होते हैं। और दूसरी चीज, वेट के बारे में जरूरी नहीं है कि आपको जोर से बोलना है या कुछ, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरा वेट इतना है और ये मेरा कट ऑफ पॉइंट है। अब पेशेंट को अपनी कैलकुलेशन के लिए कैसे डिसाइड करना है कि वो ओवरवेट है या ओबीस है, इसके लिए बहुत सिंपल होता है। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं और गूगल पे आप दुनिया भर के कैलकुलेटर्स यूज पड़े होते हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए जो कट ऑफ है नॉर्मल वेट का 25 होता है, 18 टू 25 बीएमआई को हम नॉर्मल लेते हैं और 25 टू 30 हम ओवरवेट गिनते हैं और मोर देन 30 ओबीस गिनते हैं। इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये कट ऑफ कम है क्योंकि हम लोगों की बॉडी में कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन फैट मास ज़्यादा है, तो हम लोगों को रिस्क ज़्यादा है डायबिटीज़ का भी, हार्ट डिजीज़ का भी, ब्लड प्रेशर का भी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स का भी। तो इसलिए इंडियंस में जो कट ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट के लिए है, बॉडी मास इंडेक्स के लिए 18 टू 23 बीएमआई को नॉर्मल गिना जाता है, 23 टू 25 बीएमआई को ओवरवेट गिनते हैं और मोर देन 25 को हम ओबेसिटी में कैटेगराइज करते हैं। और ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आराम से कर सकते हैं। उससे भी एक सिंपल तरीका जो कैलकुलेट करने का, जो पहले इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती थी, आज भी शायद करती हैं,
बहुत सिंपल है कि अपनी हाइट को आप सेंटीमीटर्स में मेजर करिए, -100 करिए, और उसको जो -100 करने के बाद जो फिगर है उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट विल गिव यू योर नॉर्मल बॉडी वेट। प्लस माइनस 2-3 किलो में है अगर आप, तो नॉर्मल बॉडी वेट है। उससे ज्यादा है तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप शायद ओवरवेट या ओबीस साइड पे। सो अगर 70 केजी का कोई इंसान है, जिसके एक इंसान है सपोज, जिसकी हाइट हम कहते हैं कि 6 फीट 5 फीट 10 इंचेस है। सो 10 इंचेस मीन्स 175 सेंटीमीटर्स हो गया। 175 सेंटीmeters minus 100 is 75, multiplied by 0.9 makes it about 68. So अगर इस इंसान का वेट 68 केजी है, प्लस माइनस 2 किलो, तो लार्जली हम गलत नहीं हो सकते, ये वेट इसका नॉर्मल वेट है। तो बहुत सिंपल तरीके हैं वेट को डिसाइड करने के कि हम ओवरवेट हैं या ओबीस हैं या। इट्स अ वेरी इजी वे जो आप बता रहे हैं, बहुत बहुत इजीली आप अपने आप को असेस कर सकते हैं बहुत इसमें। आसान होता है, मुश्किल नहीं है। और दुनिया हम्म। भर के आजकल स्केल्स इजीली मिल जाते हैं, वेइंग स्केल लोगों ने घर में रखे होते हैं, जो लोग कॉन्शियस हैं इजीली मेजर करते हैं, तो मुश्किल नहीं है। So there's a question. I'll take the question first. What about childhood obesity? How do you confront children who might be tackling obesity? चाइल्डहुड ओबेसिटी टोटली एक डिफरेंट एरिया है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर बचपन में ओबेसिटी है किसी को, तो 80% चांसेस हैं कि उसके एडल्ट लाइफ में भी ओबेसिटी रहेगी। अब उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि इंडिया में एक तो मैल न्यूट्रिशन कॉमन रहा है। हम मैल न्यूट्रिशन से वी आर कमिंग आउट ऑफ द पॉवर्टी स्टेज एंड मूविंग टुवर्ड्स मोर एफ्लुएंस। सो जैसे जैसे उस पॉवर्टी स्टेज से हम बाहर निकल रहे हैं, हमारी जेनेटिक प्रोग्रामिंग उसमें कुछ चेंज हो गया है। जब भी आप पॉवर्टी या फेमिन में एक्सपोज्ड होते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जो कि हाइपोथेसिस है, जिससे आप कैलोरीज स्टोर करने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है, एनर्जी स्टोर करने की बढ़ जाती है टेंडेंसी, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर करती है कि दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आएगी फेमिन या स्कैरसिटी की, तो मेरे पास इनफ स्टोर्स होने चाहिए। सो जब आप स्कैरसिटी से जब एफ्लुएंस की तरफ जाते हैं, तो बॉडी स्टोर्स एक्सेस कैलोरीज टू fight to tide over the next famine or next starvation period. So body does not only restore what is lost during the starvation, it also stores and prepares for the next starvation. अब उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं कि जो लोग पुअर थे और उसके बाद उनको, जो लोगों को पहले खाना पूरा नहीं मिल रहा था, स्टारवेशन में थे, अब उनको पूरा खाना मिल रहा है। पहली चीज होती है टेंडेंसी, एक साइकोलॉजिकल, कि मुझे खाना मिल रहा है, मैं अच्छे से खाना खाऊं। अगर आप 15-20 साल पहले की सोचो या 25 साल पहले की, तो कॉमन होता था कि लोग कहते थे यार दाल रोटी मिलती रहे, वी शुड बी थैंकफुल। अभी जैसे ही एफ्लुएंस आता है तो कहते हैं जी अच्छे खाते पीते घर गए। इसका मतलब सबसे पहली चीज एफ्लुएंस का जो पैरामीटर होता है कि खाना पीना अच्छा हो गया, एंड दैट इज लीडिंग टू वेट गेन। क्योंकि आप खा ज्यादा रहे हो because of affluence, you think that this is one of the first parameters to decide that you are affluent. You tend to eat more rich food, and body is geared to store more fat. दूसरी चीज, अगर प्रेगनेंसी में अंडर न्यूट्रिशन है, फीटस का अंडरवेट चाइल्ड है, जो कि पुअर फैमिलीज में कॉमनली देखने को मिलता है, तो उनमें एक अर्ली कैचअप ग्रोथ होती है। So between 1 to 4 or 5-6 years, they catch up very fast. They tend to become plump और overweight. और दूसरी चीज होती है कि मदर्स को होता है कि बच्चा कमजोर है, तो वो उसको फीड ज्यादा कर रही है, तो ओवर न्यूट्रिशन भी रोल प्ले करता है। All these factors are playing. It is not just over nutrition that can make child a fat child. अगर जेनेटिक प्रोग्रामिंग उस बच्चे की नहीं है तो कभी बच्चा मोटा नहीं होगा। आप अपने आसपास भी बहुत लोगों को देखोगे जिनका वेट कभी बढ़ता ही नहीं है, वो आपसे 3 गुना खाना खाते हैं, फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि जेनेटिक प्रोग्रामिंग का भी बहुत रोल है। तो
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चाइल्डहुड ओबेसिटी की तरफ आपको ले जाते हैं, और चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। पिछले 30 साल में इट हैज इंक्रीज्ड बाय 4 times in last 30 years. Now important thing is you have to keep in mind कि चाइल्डहुड में कुछ जेनेटिक और कुछ एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी ओबेसिटी होती है, तो उनको रूल आउट करना जरूरी होता है। बाकी चाइल्डहुड में भी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज वही होती हैं, यू हैव टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, यू हैव टू गिव देम हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड अगर ग्रॉस ओबेसिटी है तो आज की डेट में बैरियाट्रिक सर्जरी भी कंसिडर की जाती है। दवाइयाँ भी बहुत लिमिटेड हैं जो बच्चों में अप्रूव हैं वेट लॉस के। तो मेजरली फोकस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे होता है, और बच्चों के केस में खास तौर पे पेरेंट्स के लाइफस्टाइल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोकस करना, क्योंकि अगर उनका लाइफस्टाइल खराब है तो बच्चों का ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है। So are there any parameters to tell whether a person is obese or not? So one parameter is the calculation of body mass index that I told you. You can calculate that by using the formula weight in kilograms divided by height in meters squared. So if the weight is 70 kg, height is 1.61 meter, so 75 divided by 1.61 का square. So it is expressed as kilograms per meter square. Normal BMI is between 18 and 23. 23 to 25 is overweight. More than 25 is obese. Second important parameter जो हमारे को इंडियंस में देखना होता है वो होता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो मेजर करते हैं वो आपको जो हिप बोन होती है, आइलियक क्रेस्ट होती है, जो साइड में आपके वेस्ट के नीचे लेवल पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है बोन का, वहां मेजर करते हैं। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है इंडियन मेल्स के लिए, दैट इज 90 सेंटीमीटर्स, एंड फीमेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर्स। So if your waist circumference is more than this, you are having central obesity. If your BMI is more than 23, you are overweight. If your BMI is more than 25, you are obese. जहाँ तक फैट मेजरमेंट्स होती हैं, आजकल बहुत फैंसी स्केल्स यूज होते हैं कि बॉडी परसेंट फैट कितनी है, या परसेंटेज विसरल फैट या कितनी है, या सेंट्रल फैट कितनी है। दोज आर गुड पैरामीटर्स फॉर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेट मैनेजमेंट। अदरवाइज उनके कट ऑफ्स कोई डिफाइंड नहीं है। देयर आर नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कट ऑफ्स टू डिफाइन ओबेसिटी फॉर इंडियन पॉपुलेशन। So what we say is apple distribution is central, और जो पेयर शेप है that is good. गायनेकॉइड, हाँ। हाँ, तो वो तो कॉमनली देखा जाता है, जो इंडिया में जो लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट्रल ओबेसिटी, दैट मीन्स वी हैव मोर फैट अराउंड आवर टमी, and it is not that fat is outside the stomach. It is not just under skin. What is more important is the fat inside the stomach. So fat which gets accumulated in the ectopic areas that we say, that is the abnormal organs, organs which normally do not contain excess fat, and they get excess deposit of fat, that causes most of the disease. So liver में जब फैट इकट्ठा होती है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम रिस्क बढ़ता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, लिवर डैमेज का रिस्क बढ़ता है। ऐसे ही पैनक्रियास में जब फैट आती है तो डायबिटीज होती है, ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट होती है तो हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं। सो जहाँ जहाँ फैट एबनॉर्मल लोकेशन पे जाके डिपॉजिट होगी वहाँ वहाँ वो डैमेज करती है। so here comes the answer to our point कि mother of all diseases. Mother of all diseases, yes. So how does being overweight affect one's life? बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। आई थिंक हम पूरा दिन भी डिस्कस करते रहे तो खत्म नहीं होंगे। Apart तो from non-communicable हम diseases. मोटे मोटे कैटेगरी में, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो गई, जैसे कि आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज बढ़ती है, स्लीप एपनिया होता है, लंग डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज होती है, कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है, मैकेनिकल डिसऑर्डर्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि आपको ब्रीदिंग एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ट फेलियर जल्दी होता है, किडनी डैमेज जल्दी होता है,
इन सब के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. Mental health is very badly impacted for large number of people, and that screws your quality of life. Your quality of life is going for six. खाली उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है. आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई, आप चल नहीं सकते आराम से, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई. आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ब्लड प्रेशर की वजह से रोज आपको सुबह शाम दवाई खानी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई. आपको डायबिटीज है, अब डायबिटीज की वजह से आपका शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई. आपको खुद को सेल्फ एस्टीम जो है वो इम्पैक्ट हो रही है कि मैं इस गैदरिंग में जाऊंगा यार, सब स्मार्ट बन के आएंगे, मैं ऐसा लगूंगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. अगर आप कभी ठंडे दिमाग से सोचो, क्या आपकी दोस्ती सिर्फ उन लोगों से है जिनका वेट ज्यादा नहीं, या क्या आपको जो लोग जिनका वेट ज्यादा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते, कभी ऐसा हुआ? या आपकी फैमिली में किसी का वेट ज्यादा है तो आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या कुछ हुआ? ऐसा कभी नहीं होता है. गुड पीपल आर ऑलवेज गुड पीपल, नॉट गुड पीपल आर ऑलवेज नॉट गुड पीपल. वेट इज मटेरियल देयर, बट ये सेल्फ जो आपका परसेप्शन होता है अपने बारे में, वो इम्पैक्ट होता है. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, और आपकी ओवरऑल लॉन्गेविटी को भी इम्पैक्ट करते प्रीवियसली हम ये देखते थे कि बीइंग ओवरवेट और ओबेसिटी इज ऑफ जो ये डिजीज है ये हायर इनकम ग्रुप का है, बट जो व्हाट वी आर सीइंग लेटली इज कि लोअर इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप में भी द ओवरवेट टेंडेंसी या बीइंग ओबीज इट्स गोइंग अप. उसका रीजन आप क्या समझ हैं. सकते तो हैं? अभी मैंने आई थिंक जो मैंने तुम्हें लास्ट एक्सप्लेनेशन दिया कि हाउ obesity is coming in the poor class also. बट सर फूड अवेलेबिलिटी इशू तो अभी भी उनके साथ है. नहीं, अब उतना नहीं है. जैसे जैसे वो उस कैटेगरी से बाहर निकल रहे, जहाँ पे अभी फूड अवेलेबिलिटी इशू है या पॉवर्टी है, वहां पे अभी ओवरवेट नहीं है. बट सर अगर जैसे जैसे वो पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, फूड अवेलेबिलिटी तो बढ़ रही है, बट उनका जेनेटिक प्रोग्रामिंग चेंज हो गई है. उनकी फूड स्टोर, उनकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बॉडी की चेंज हो गई है. दे आर स्टोरिंग more energy and preparing for next round of starvation also. So they are becoming more obese. Worldwide बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे वहाँ अगर आप फेमिन से बाहर निकले हैं तो वहाँ ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वाज अ बिग डच फेमिन. So the women who were undernourished that time and conceived during that time, जो उनके बच्चे हैं 40 years down the line, now current population of Dutch people is having more obesity, and this is related to the undernourished status post Second World War, where there was Dutch famine. Similarly, there was a big famine in China, and after that famine, during that famine जो conceptions हुए और जो बच्चे पैदा हुए, now they have become adults and they are gaining weight. आज से 20 साल पहले चाइना में ओबेसिटी नहीं होती थी. Now it is a growing problem in China also. So it is not just, पहले हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम थी, हम सोचते थे कम खाने से वेट कम रहता है और ज्यादा खाने को मिल रहा है तो ज्यादा. सो जो एफ्लुएंट लोग हैं उनमें ओबेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनको खाने को बहुत मिल रहा है, उनको मेहनत कम करनी पड़ती है. दोनों फैक्टर ठीक है, बट जेनेटिक प्रोग्रामिंग के बिना वो सारे ओवरवेट नहीं हो रहे. और अब जो पॉपुलेशन अंडर नरिश सेगमेंट से निकल के आई, जिनकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग ज्यादा हो गई, वो कम खा के भी वेट गेन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में स्टोरेज डिफरेंट तरीके से हो रहा है. सो इट इज नॉट जस्ट प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंट पीपल. आई थिंक इट इज अ साइकिल दैट इज क्या कहना चाहिए, इवोल्यूशन साइकिल है, जिसमें आपका जेनेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं, जिसमें फूड अवेलेबिलिटी भी इंटरेक्ट कर रही है, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिसरप्टर्स और एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जिनको कहते हैं.
फूड प्रिजर्वेशन में कुछ केमिकल्स आइडेंटिफाई किए गए जिससे वेट गेन होने की टेंडेंसी है। जो आप प्लास्टिक बॉटल यूज करते हैं उसकी वजह से कुछ चीजें पानी में ऐसे केमिकल आए जिनसे हो सकता है ओबेसिटी पे फर्क पड़ा हो। बहुत सारे फैक्टर्स है। इट इज नॉट जस्ट फूड और फिजिकल एक्टिविटी। So sir, how to address this problem? जो ये overweight tendency है, सारे ग्रुप्स में ये prevalent हो रही है, तो how to address it? कैसे इसको हम कंट्रोल बहुत में ला सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत मुश्किल जवाब है, क्योंकि हमारे को हम जो अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे को ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इसका रूट कॉज कहाँ पे है। दीज आर ऑल मैकेनिज्म्स कि आपका ब्रेन की वायरिंग ऐसी है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपकी एडिक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है, आपको फूड कुछ लोगों के लिए एक रिवॉर्ड फिनोमेना होता है कि चलो आज मैंने अच्छा काम किया, आई एम गोइंग टू पार्टी नाउ। आज मेरे रिजल्ट अच्छा आया, लेट्स हैव अ पार्टी। आज मेरा एक प्रोजेक्ट पास हो गया, लेट्स हैव अ पार्टी। सो फूड इज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है। दूसरी चीज है कि आपकी बॉडी का सिस्टम कैसे बिहेव करता है इन डिफरेंट सिचुएशन। आप कैसे रिएक्ट करते हो फूड देख के। हो सकता है आप पार्टी कर रहे हो बट आप खाना कम ही खाते हो पार्टी में। हो सकता है आप नॉर्मली कम खाते हो बट पार्टी में बिंज करते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम समझ ही नहीं पाते कि ये हर लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ओबीस पर्सन जो है, एक जो पेशेंट है जिसको ओबेसिटी है, वो दूसरे पेशेंट में सेम फैक्टर्स नहीं है। सो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स व्हिच आर प्रपोज्ड which lead to development of obesity, which include genes, environmental factors, एपिजेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं जिनको, जैसे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स या और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। फिर उसमें आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जो आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, हो सकता है आपकी बैड जीन्स भी उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकें। सो आपके पेरेंट्स तो ओबीस हैं बट आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके आपने अपना ओबेसिटी प्रिवेंट कर ली। आपके पेरेंट्स बहुत ठीक ठाक हैं, स्लिम हैं, हेल्दी हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल खराब किया, आप ओबीस हो गए। सो इवन विद गुड जीन्स यू बिकेम ओबीस, इवन विद बैड जीन्स यू स्टेड नॉर्मल। अब ये सारे फैक्टर्स हमारे को क्लैरिटी अभी तक नहीं है, बट हमें ये पता है कि बॉडी में कैलोरी बैलेंस को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो अगर हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट सपोज 1800 है और हम उसको 1300 प्रोवाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल को जिसकी 1800 है, तो वो 500 कैलोरीज का जो डेली बेसिस पे डेफिसिट है वो वेट लॉस में हमें हेल्प करता है। सो हम एक नेगेटिव कैलोरी बैलेंस क्रिएट करके वेट रिडक्शन पे फोकस करते हैं। जब हम ये करते हैं तो बॉडी डिफेंस फिर एक्टिवेट होता है, आपको कम कैलोरीज में भी वेट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए कुछ मेडिकेशन भी यूज होती हैं, बट हमारे पास आज की डेट में जैसे डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर का कोई क्योर नहीं है, ऐसे ही ओबेसिटी का कोई क्योर नहीं है। इट इज ए लाइफस्टाइल डिजीज with so many factors involved that we don't understand it fully. So we have to modify lifestyle, improve lifestyle to the extent that at least we stop gaining weight and then we start losing weight, and once we lose weight we have to sustain it. जितना हमने कम किया उसको फिर वहां रोक के रखने के लिए भी आपको लाइफस्टाइल फैक्टर्स की जरूरत है। सो आज की डेट में जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, उसके बाद कुछ दवाइयां हैं। कुछ अब दवाइयां नई इस साल में यूएस में अप्रूव हो गई हैं, जो इंडिया में आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में लॉन्च हो जानी चाहिए वेट लॉस के लिए, जो इफेक्टिव हैं काफ़ी। और जिन लोगों का किसी तरीके से भी वेट लॉस नहीं होता और उनका रिस्क बाकी डिजीजेस के लिए ज़्यादा है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक ऑप्शन होती है जिससे आप वेट रिडक्शन कर सकते हैं। बट बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना ही है, क्योंकि अदरवाइज बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जो आप वेट लूज करेंगे उसके बाद 35-40% लोग फिर वेट रीगेन कर जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बेरियाट्रिक सर्जरी कोई जादू है। हाँ, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, बट
you can regain weight after bariatric surgery also if you do not improve your lifestyle. So इसका मतलब ये है कि मे बी कोई भी रीजन हो आपके वेट गेन का, you should focus on your lifestyle, हाँ, your intake. You should have a regular physical activity and get yourself checked if there's any underlying disease absolutely. because of. So obesity is to be treated like disease and should be treated like disease only. सो उसमें जैसे हम ब्लड प्रेशर के लिए अपने आप को रेगुलर चेक करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर या शुगर हम डेली मॉनिटर करते हैं, तो ऐसे ही हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वेइंग स्केल रख के हम रोज अपना वेट चेक कर सकते हैं. So do you recommend regular checking of your weight बिल्कुल, at home? हम अपने सब पेशेंट्स को डेली वेट मॉनिटरिंग एडवाइस करते हैं. बट इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये ध्यान रखना होता है कि दिन भर में आपके वेट में 1 से 2 किलो की वेरिएशन हो सकती है. ये बहुत तो कॉमन इशू है हाँ, जो. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप वेट मेजर कर रहे हैं तो सेम टाइम पे करें जिसमें आपकी बॉडी का जो स्टेटस है वो सिमिलर. बेस्ट टाइम होता है कि सुबह जब आप फ्रेश अप होके नहा के जब निकलते हैं तो उस टाइम पे अगर वेट चेक करते हैं तो लार्जली आपने कुछ खाया नहीं हुआ है, आप फ्रेश हो चुके हैं, आपने कपड़े बहुत ज्यादा नहीं पहने हुए हैं, या कपड़े जो भी पहनते हैं लाइट क्लोथिंग आपकी रोज मोरलेस सिमिलर होती है. वही अगर आप एक दिन जीन्स पहन के चेक करते हैं, एक दिन किसी पतले कपड़े के ट्राउजर में चेक करते हैं तो उसी में आपका 500 ग्राम का डिफरेंस आ जाता है. सो डे टू डे बेसिस पे सेम टाइम पे आप अगर चेक करते रहते हैं तो यू नो कि आपका वेट बढ़ रहा है या कम, एंड यू नो द ट्रेजेक्टरी कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अपना शुगर चेक करते हैं, वेट भी ऐसे रेगुलर चेक करना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जिनका वेट ज़्यादा है. और अगर वेट बढ़ रहा है तो उसको आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और वेट रिडक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते So there's a question from the audience. Is there a need for medication when it comes to obesity, or it can be corrected through lifestyle changes? This is a question which many people might have in their minds. हैं. सो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. आंसर इसका हाँ भी है और ना भी है. जो खाली लाइफस्टाइल से जो आप वेट लॉस ट्राई करते हैं तो नॉर्मली जो है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, क्योंकि एक तो द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड अमाउंट ऑफ self constraint on eating is required to induce significant weight loss. वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं होता. बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल स्टडीज ने शो किया है कि आप पहले 6 महीने या साल में बहुत अच्छा वेट लूज करते हैं, बट उसके बाद आप रीगेन करना शुरू करते हैं एंड यूजुअली बाय द एंड ऑफ 5 years यू आर यू आर एट द सेम लेवल एज यू वर बिफोर वेट लॉस, और मे बी एट ए हायर लेवल. 80% लोग, 90% लोग उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं. जब आप मेडिकेशन साथ में यूज करते हैं तो जब आप एक बार लूज कर लेते हैं वेट तो उसको सस्टेन करने में मेडिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो आप, बट मेडिकेशन ऐसा नहीं है कि आप ऑन ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज करें. इसमें यू शुड बी अंडर प्रॉपर फिजिशियन ट्रीटमेंट फॉर वेट लॉस, as you go for blood pressure treatment or as you go for diabetes treatment. एक प्रॉपर मेडिकली सुपरवाइज्ड वेट लॉस प्रोग्राम में ही आपको वेट लॉस करना चाहिए. So what options we have available for weight loss? Only medical management or something else? So as I mentioned, lifestyle interventions plus medical medications. If both are not working, then we have to opt for bariatric surgery. Now एक important चीज और दिमाग में रखनी है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सारा ओबेसिटी या ओवरवेट लाइफस्टाइल डिजीज. देयर इज अ स्मॉल फ्रैक्शन जहाँ पे एंडोक्रीन प्रॉब्लम्स होती हैं अंडरलाइंग फॉर ओबेसिटी, एंड दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड. सो कभी भी अगर वेट ज्यादा है आपका, यू मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट वेट का कॉज क्या है. और अगर कोई ऐसा कॉज नहीं है जो ट्रीटेबल कॉज है तो हमें फिर जो रेगुलर ओबेसिटी मैनेजमेंट है उस प्रोटोकॉल में जाना है. बट अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम होता है एड्रिनल की वजह से, या थायराइड, थायराइड पे भी मैं आऊँगा, तो वो ट्रीटेबल है, उसको ट्रीट करते ही आपका वेट नॉर्मलाइज हो सकता है. या स्टीरॉयड इंड्यूस ओबेसिटी है, कई लोग स्टीरॉयड्स पे होते हैं, स्टीरॉयड हटाने के बाद वेट कम आ जाता है. थायराइड को एक लेवल दिया जाता है कि इसकी वजह से मेरा वेट जो है ना थायराइड की वजह से है.
So hypothyroidism, almost 1/3 of young girls, adolescent girls और women में होता है. 1 in 3 women or girls have hypothyroidism. और थायराइड करेक्शन करने के बाद जो आपका वेट रिड्यूस होता है, नॉर्मली 2 से 3 किलो से ज़्यादा नहीं होता. और हाइपोथायराइड की वजह से भी आपका वेट गेन जो है नॉर्मली 2 या 2.5 किलो या 3 किलो होता है, अनलेस बहुत सीवियर आपका चेंज है थायराइड फंक्शनिंग में. सो एक इंसान जिसका वेट 100 किलो है, अगर वो सोचता है कि थायराइड की वजह से है, वो ऐसा नहीं है. और थायराइड करेक्शन की वजह से पूरा ही ओबेसिटी करेक्शन नहीं होती नॉर्मली. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि लोग कहते हैं मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है इसलिए मेरा वेट ज़्यादा, मैं कुछ कर नहीं सकता. तो ऐसा नहीं है. थायराइड भी ट्रीट होनी है, लेकिन आपका वेट मैनेजमेंट अलग से होना है. So few tips to maintain healthy and ideal body weight. Most important, have a healthy lifestyle. हेल्दी लाइफस्टाइल डज नॉट मीन कि सुबह वॉक करते हैं तो पूरा दिन उसके बाद हम बिस्तर पे बैठे हैं या रिमोट लेके चेयर से नहीं हिलते. सो फर्स्ट थिंग इज इम्प्रूव योर फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स ब्रिस्क वॉक और इक्वल इंटेंसिटी एक्टिविटी, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं. आप एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी कर सकते हैं. एटलीस्ट 45 मिनट्स to 1 hour डेली करनी चाहिए. इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी कम करनी चाहिए. नॉर्मली क्या होता है, हम ऑफिस में गए, बैठ गए, उसके बाद 10 बजे से बैठे हुए आप 4 बजे तक बैठे हुए. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर घंटे में 45 मिनट्स में आपको अपनी चेयर से निकल के थोड़ा हिलना चाहिए, 1-2 मिनट मूवमेंट करनी चाहिए. जितना हो सके हर चीज़ के लिए अपने आप को एक्टिव बनाना चाहिए. कि आपको पानी का ग्लास लेना है, रादर देन कॉलिंग समबडी, आप जाके खुद लें. अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ सकते हैं, एस्केलेटर अवॉइड कर सकते हैं, करें. तो ये सब चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाती हैं. दूसरा, फूड चॉइसेस में आप चॉइसेस अपनी चेंज कर सकते हैं. एनर्जी डेंस फूड्स जो होते हैं जिनमें शुगर ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, उनको अवॉइड करके आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करें, जैसे फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, जूसेस अवॉइड करें जो कि कॉन्सेंट्रेट है. आप एक ग्लास ऑरेंज जूस पीते हैं, इसका मतलब आपने 4 ऑरेंजेस खाए. बट अगर आप 2 ऑरेंज खाएंगे तो आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगी और शुगर कम मिलेगी. सो जूसेस अवॉइड करें. और दूसरी चीज़, पोर्शन साइज कंट्रोल करें. ऑलवेज हैव अ मेजर्ड फूड प्लेट, कि मुझे इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना. तीसरी चीज़, अपना वेट हमेशा चेक करते रहें रेगुलर बेसिस पे, तो आपको आइडिया रहता है कि वेट गेन तो नहीं कर रहे हैं. और अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए. और एक एज अ रूटीन, आई थिंक हम रूटीन हेल्थ चेक को भी अवॉइड करते हैं. इंडिया में रूटीन हेल्थ चेकअप आर नॉट, क्या कहना चाहिए, एक हमारे कल्चर में नहीं है. सो एनीबडी हु इज अबाउट द एज ऑफ 30-35 ईयर्स, एक एनुअल हेल्थ चेकअप आपको ज़रूर करना चाहिए. और उसमें आपका वेट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो चेक होता रहना चाहिए. So we should be a smart watcher, I'll say. जो भी आप खा रहे हैं पीछे उसको रीड करिए, उसमें कैलोरीज कितनी है, फैट कितना है, सब कुछ हाँ, डिटेल होता है. बी अ स्मार्ट वॉचर. वॉच व्हाट यू आर ईटिंग. इट्स द बेस्ट गाइड फॉर यू. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं. आपकी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से पिकअप करते हैं. फूड के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए. सो जो भी फूड के बारे में इंफॉर्मेशन लें, कोशिश ये करें कि ऑथेंटिक साइट से लें. बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं. अमेरिकन न्यूट्रिशन सोसाइटी की वेबसाइट है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की वेबसाइट है, हार्ट सोसाइटीज़ की वेबसाइट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम की वेबसाइट्स हैं, इंडियन आईसीएमआर की वेबसाइट्स हैं, इंडियन न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट्स हैं. तो ऐसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लें जहाँ पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. वो जो फैंसी डाइट्स प्रमोट करने वाली वेबसाइट्स हैं उनको अवॉइड करें. So my next question was about to be this only. कि what's your take on fancy diets? जैसे I'll name a few. Atkins हो गई, Mediterranean हो गई, vegan हो गई. बहुत ज्यादा इन है इस टाइम कि I'm going to be vegan.
तो व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू जी, सजेस्ट? मैं इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि सब डाइट्स गलत हैं। जैसे मेडिटेरेनियन डाइट है, उसकी पे उस पे कुछ स्टडीज हुई हैं और साइंटिफिक डाटा है जिसने शो किया है कि इस डाइट से आपकी डायबिटीज का रिस्क कम होता है, वेट भी कम साइड पे रहता है, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। ऐसी कुछ कुछ जो डाइट्स हैं उसके बारे में एविडेंस है, बट अगर उन डाइट्स को आप स्टडी करें तो लार्जली यही है कि आप राइट काइंड ऑफ फूड चॉइसेस होनी चाहिए। यू शुड कंज्यूम plenty of green vegetables and fruits, cut down your oils, cut down your sugar, moderation of alcohol, all these are important parameters. दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने डिफरेंट डाइट्स को कंपेयर किया और डिफरेंट ईटिंग टाइम्स को भी कंपेयर किया कि एक होता है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, डिनर लाइक ए पॉपर, वो सब थ्योरीज भी टेस्ट हो चुकी है। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि कैलोरी इज अ कैलोरी। जितनी आप कैलोरीज कंज्यूम करेंगे बॉडी उसको अकाउंट फॉर करेगी। अगर आप एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वेट गेन की टेंडेंसी की तरफ जाएंगे, अनलेस आपकी जीन्स इतनी स्ट्रांग है कि आपका वेट गेन नहीं हो। और अगर आप कैलोरीज लूज कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस भी होगा, चाहे वो उतना नहीं हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक स्ट्रक्चर। वैसे भी बॉडी का एक एफिशिएंट सिस्टम है। अगर आप 100 कैलोरीज डेली एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आप एक साल में 5 किलो वेट गेन करते हैं। बट अगर आप डेली के 100 कैलोरीज कम कर देते हैं अपने खाने में तो एक साल बाद आप 3.5 kg लूज करते हैं। So body has more efficiency in storing calories, more efficiency in losing calories as compared to storing calories. It is very efficient when you have to lose calories. It will cut down the calorie requirement. It will try to prevent weight loss by all means. But once you are consuming excess, it will try to store more and more. So ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दें कि एक्स्ट्रा खाना या फालतू खाना जो है हमेशा दिक्कत करता है। जहाँ तक डाइट सप्लीमेंट्स हैं, कुछ डाइट सप्लीमेंट्स आप जो प्रॉपर स्ट्रक्चर डाइट सप्लीमेंट्स हैं, मेडिकल गाइडेंस में आप चूज कर सकते हैं। दे कैन बी हेल्पफुल इन अवॉइडिंग बिंज ईटिंग। कि आप ऑफिस में हैं, आप निकले, आपको भूख लग रही है, अब आप खाने में बिंज करेंगे, समोसा खा लें या ये सब खा लें, उससे बेटर है कि आप एक वो पाउच पानी में घोल के पी लें। आप 3-4 घंटे के लिए आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपने प्रॉपर न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट लिया और उसके बाद आप घर जाके नॉर्मल खाना खा सकते हैं। तो कुछ जगहों पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन का डेफिनेटली रोल है। बट उसमें भी कैलोरी वॉचिंग इज मस्ट कि वो कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे बैलेंस्ड हैं। होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। सर, व्हाट डू यू थिंक, इज ओबेसिटी बर्डनिंग आवर हेल्थ सिस्टम व्हिच इज ऑलरेडी ओवरबर्डन? एब्सोल्युटली, बट अभी ये है कि इंडिया में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि ओबेसिटी इज नॉट आइडेंटिफाइड एज ए डिजीज। तो अभी तो यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, बट यस, वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी हैज बिकम अ वेरी मेजर हेल्थ चैलेंज। And since it is not just a disease by itself, it is also leading to heart disease, blood pressure, diabetes. So many diseases are increasing, cancers. So healthcare budget is, getting impacted very significantly worldwide because of obesity. बाहर जैसे अमेरिकन कंट्रीज में या अमेरिका में जहाँ इंश्योरेंस सिस्टम है, ओबेसिटी सर्जरी इज covered by insurance also. So it is a proper identified disease which has a disease code and has a treatment strategy which should be adopted. So I'll quickly take one more question. Does the kind of diet you take have an impact, such as being a vegetarian is better, as there is nothing like that? There is nothing like that. There is nothing like that. In fact, कुछ जगह ये स्टडीज हैं कि अगर आपकी प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है तो आपकी भूख उससे कम होती है और आपका वेट गेन की टेंडेंसी कम होती है। बट प्रोटीन जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि प्रोटीन इनटेक थोड़ी कम रहती है। बट एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि फाइबर ज़्यादा होती है तो बल्किंग इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है, तो आप ज़्यादा खाना खा के भी कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। और अगर नेचुरल सोर्सेज से फाइबर ले रहे हैं तो कैलोरी एब्जॉर्प्शन भी कम होता है थोड़ा, तो उस एंगल से वो प्लस पॉइंट है।
पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेजिटेरियन खाने के साथ मोटे नहीं होते या नॉन वेजिटेरियन खाने के साथ पतले नहीं रहते। सर वेजिटेरियन का एग्जांपल एलिफेंट है। बहुत मुश्किल है एग्जांपल्स देना, मतलब इन चीजों के बहुत। आपको पता है एलिफेंट्स हैव द लोएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओबेसिटी। नो, इट इज दे आर, मतलब दे आर सो हैवी बट दे डोंट हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। घास फूस के। क्या बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी समझ के अभी बाहर हैं। एक्चुअली यस। ठीक है। सर any summing up message you would like to give to the audience? सो आई थिंक हमने कोशिश करी है आज ये समझाने की, ये बताने की कि ओबेसिटी या मोटापा एक बीमारी है, ना कि आपकी गलती की वजह से एक ऐसा रिजल्ट है जिसको आप भुगत रहे हैं। एक बीमारी है जिसको आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ताकि आप ना केवल और होने वाली कॉम्प्लिकेशन या बीमारियों से बचें, बल्कि इसके अलावा आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बेटर हो और आपकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो भी बेटर। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो मेरा मोटापा है ये मेरी गलती की वजह से है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज को डिसाइड करते हैं कि आप कितना खाते हैं। आपको कितनी भूख लगती है ये आपके हाथ में नहीं होता बहुत बारी। वो भी आपकी कहीं ना कहीं बॉडी के सिस्टम से सिग्नल्स आते हैं कि आपको भूख ज्यादा लग रही है या भूख कम लग रही है। और अगर आप कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मोटे हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम खाते हैं फिर भी वजन ज्यादा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी वजन कम रहता है। सो इसको एक बीमारी की तरह आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसकी तरह ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें, अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें, अपना सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करें, आने वाली बीमारियों से बचें। ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए ओबेसिटी को एक बीमारी की तरह आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा आई थिंक मैसेज है आज के हमारे इस डिस्कशन। I think, sir, it was an eye-opener session for all of us. Thank you all for being a part of this session. Hope you all are getting benefited. This was a very small initiative from our side to create awareness regarding diabetes and obesity. We'll be coming up with many interesting sessions like this. Hope to see you soon. Thank you everyone for joining our Facebook Live. और आई थिंक आप लोग बेनिफिट आप लोगों को होता है हमारे इस बहुत छोटे से इनिशिएटिव से। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें और डिस्कशंस लाने चाहिए, आप हमें हमेशा अपने जब पोस्ट करते हैं चैट बॉक्स में आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं एंड वी कैन सी इफ वी कैन गेट डिस्कशन ऑन दोज टॉपिक्स आल्सो। Thank you very much for joining us. Sir, sorry to interrupt. There's another question. Can I take it? We can take last question. Yes. At BMI threshold, should we actually start worrying about the weight problem? Non-diabetic, healthy male, 45 years. BMI of more than 23 is important cutoff. If you are more than 25, certainly आपको weight loss पे focus करना चाहिए। और अगर आपका डायबिटीज रीसेंट ऑनसेट है, अगर आप 2-3 साल में आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुई है और आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि अगर आप प्रॉपर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्ड डाइट्स हम फॉलो करते हैं जिनको वेरी लो कैलोरी डाइट्स कहते हैं, तो आपकी डायबिटीज रिवर्सल के चांसेस 80% तक होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वेट को एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की तरह एड्रेस करें डायबिटीज में। Sir, I've tried to give the answers to all the questions, but if any other questions will pop up, definitely I'll answer them in personal. Yeah. Thank you, and I think we can close the session now. Thank you, Dr. Kirti, and thank you everyone for joining. Thank you.